Hi, this is CA Jyoti Deshwal and I welcome you all again with all my heart to another class of CA Inter Audit May 2024 and onwards कि ये जो आपकी क्लासेस चल रही हैं डेमो क्लासेस, इस क्लास में आपका बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ दैट यू गाइस आर डूइंग रियली ग्रेट और ये भी उम्मीद करती हूँ कि अभी तक जो भी चीज़ें हमने सीखी, जो भी चीज़ें हम समझ रहे हैं, वो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, राइट। एंड जो बच्चे इन क्लासेस को बाय कर चुके हैं, आपसे भी मैं बिल्कुल बिल्कुल सेम लेवल की एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ। इनफैक्ट तुम लोगों से मेरी एक्सपेक्टेशन एक लेवल ज्यादा ही है, राइट। आज की इस पर्टिकुलर क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हमने कल की क्लास में चैप्टर नंबर 11 शुरू किया था, विच इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। और मैंने आपको रीजन भी बताया था कि हम लास्ट चैप्टर से क्यों शुरू कर रहे हैं। भले ही आपका चैप्टर नंबर लास्ट है, बट आपकी जो ऑडिट का फ्लो है उसका ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप भी नहीं है, इनफैक्ट ये स्टेप नंबर 0 है, जिस वजह से हमने आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर को सबसे पहले शुरू किया है, राइट। लेक्चर को शुरू करने से पहले, आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक रिव्यू ले लेते हैं कल की क्लास का। ठीक है, कल मैंने आपको बुक में मैं आपको लेके नहीं गई थी, मैंने आपको सिर्फ एक सिंपल सा ओवरव्यू दिया था। सिंपल सा ओवरव्यू तो नहीं था, पूरी की पूरी क्लास की डिस्कशन ही मैंने करती थी। किस चीज के बारे में? आपके एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एथिक्स। और ज्यादा प्रिसाइज होके बोले तो आपके सिलेबस में उस टॉपिक को क्या बोला जाएगा? उस टॉपिक को बोला जाएगा प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको कल? मैंने आपको कल बताया कि एथिक का मतलब है कि एक इंसान को किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना चाहिए। सो द साइंस ऑफ अ मोरल बिहेवियर इज नोन एज एथिक। फिर मैंने आपको यह भी बताया कि आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़नी है प्रोफेशनल एथिक्स। आपका इंस्टीट्यूट प्रोफेशनल एथिक्स आपको इसलिए पढ़ाता है ताकि व्हेन यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और जब आप बाहर जाके प्रोफेशनल कैपेसिटी में एक्ट करोगे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, चाहे तुम जॉब में जाओ, चाहे तुम अपनी खुद की प्रैक्टिस करो, तो तुम्हें प्रोफेशनल कैपेसिटी में कैसे बिहेव करना चाहिए, ये आपको प्रोफेशनल एथिक्स सिखाता है। मैंने आपको ये भी बताया कल कि आपके इंटर लेवल पे प्रोफेशनल एथिक्स नहीं है, सिर्फ एक टॉपिक है जो है एथिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, जिसमें मैंने आपको क्या बताई, 5 प्रिंसिपल्स हैं जो आपका कोड ऑफ एथिक्स आपको सिखाता है, जो आपको कंप्लाई करने हैं, राइट। फटाफट मुझे बताओ वो 5 प्रिंसिपल्स कौन से थे। नंबर 1, पहला प्रिंसिपल क्या था? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी। यू गाइज आर सुपर्ब, मतलब आपको याद है आज तक। सो नंबर 1 इज द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी। क्या कहता है ये प्रिंसिपल? कि आपका ऑडिटर या फिर अकाउंटेंट, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल हैं आपके एथिकल रिक्वायरमेंट्स के, वो सिर्फ ऑडिटर के ऊपर अप्लाई नहीं होते, वो चाहे आपका सीए प्रैक्टिस में है या सर्विस में है, कहीं पे भी है, उसके ऊपर अप्लाई होते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि आपका अकाउंटेंट जब भी प्रोफेशनली काम करेगा, उसको इंटीग्रिटी के साथ काम करना है, मतलब ऑनेस्टी के साथ काम करना है, ट्रूथफुलनेस के साथ काम करना है। उसका जो अप्रोच होना चाहिए, वो अप्रोच कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच होना चाहिए, राइट। उसके बाद मैंने आपको दूसरा प्रिंसिपल क्या बताया? दूसरा प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी मतलब आपका जो ऑडिटर होगा या जो भी अकाउंटेंट होगा, वो अनबाइज्ड रह के अपने काम को करेगा। उसके पास जो भी काम होगा उसको अनबाइज्ड रह के काम करना है। उसकी जो जजमेंट होगी वो किसी और पर्सन के विशेस से सबऑर्डिनेट नहीं हो सकती, वो बाइज नहीं हो सकता किसी भी सिचुएशन में। तीसरा प्रिंसिपल जो आपके अकाउंटेंट के ऊपर आपके इंस्टीट्यूट ने लगाया है, वो है प्रिंसिपल ऑफ कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। प्रिंसिपल ऑफ कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। कंपिटेंस का मतलब 3 चीजें मैंने आपको बताई थी, कौन कौन सी? एक आपकी नॉलेज, दूसरा आपका एक्सपीरियंस और तीसरा एक्सपर्टीज। तो आपका जो अकाउंटेंट होगा उसके पास रेलिवेंट नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक्सपर्टीज होनी चाहिए, और उसको टाइम टू टाइम अपनी नॉलेज को अपडेट करना चाहिए, राइट। और जब भी वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में एक्ट करेगा, वो ड्यू केयर के साथ
अपने काम को करेगा, राइट। उसके बाद फोर्थ प्रिंसिपल मैंने आपको क्या बताया था, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपका ऑडिटर जब ऑडिट करेगा, या फिर अगर आप ऑडिट नहीं कर रहे हो, आप सीए हो, आप प्रैक्टिस में नहीं हो, आप जॉब में हो, तो जब आप सर्विस भी दोगे उस टाइम पे जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है आपके क्लाइंट से रिलेटेड, आपको उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना है। मैंने आपको यह भी बताया था कि दो सिचुएशन में आप इसको डिस्क्लोज कर सकते हो। कौन कौन सी सिचुएशन में, अगर कोई लॉ या रेगुलेशन आपको कोई लॉ या रेगुलेशन आपके ऊपर रिक्वायरमेंट लगाता है, या आपका क्लाइंट आपको परमिट करता है तो, राइट। और लास्ट प्रिंसिपल मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था दैट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर, कि आपको अपने हर एक काम में प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन करना है। ये प्रिंसिपल हैं जो आपके इंस्टीट्यूट ने आपके ऊपर लगाए, जो हमने डिस्कस करे थे, अभी तक बुक से नहीं पढ़ा है, राइट। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि अभी भी तुम एक्सेप्टेंस नहीं दोगे, तुम क्या करोगे, तुम सबसे पहले एक चीज और इंश्योर करोगे जो आपका इंस्टीट्यूट बोलता है आपको चेक करने के लिए, दैट इज इंडिपेंडेंस, राइट। तो आपका जो ऑडिटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और उसकी इंडिपेंडेंस क्या सिर्फ अपीयरेंस की होनी चाहिए, या उसकी इंडिपेंडेंस अपीयरेंस की भी होनी चाहिए और माइंड की भी होनी चाहिए। मतलब वो देखने में भी आजाद लगे और वो सोच से भी आजाद हो। और मैंने इंडिपेंडेंस का आपको मतलब बताया था कि इंडिपेंडेंस हम आपके ऑडिटर को तब बोलेंगे जब उसके ओपिनियन, उसकी जजमेंट, उसके डिसीजंस आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस ऑफ अदर पीपल, राइट। फिर मैंने इंडिपेंडेंस से रिलेटेड आपको एक टॉपिक और बताया था कि बहुत सारे सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जब आपके ऑडिटर के इंडिपेंडेंस के ऊपर क्या अराइज हो सकता है, थ्रेट अराइज हो सकता है, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस आ सकता है, राइट। मैंने आपको अलग अलग टाइप के थ्रेट्स बताए थे, टोटल 5 थ्रेट्स हमने डिस्कस करे थे। पहला थ्रेट मैंने आपको क्या बताया था, दैट इज सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। कौन सा थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ये थ्रेट कब आता है, जब आपके ऑडिटर का आपके क्लाइंट के अंदर किसी भी तरीके का फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है, राइट। दूसरा थ्रेट मैंने आपको क्या बताया था, ये बताया था मैंने आपको सेल्फ रिव्यू थ्रेट। ये थ्रेट कब अराइज होता है, जब आप ही मेकर हो और आप ही चेकर हो, बनाने वाले भी आप, चेक करने वाले भी आप, तो उस केस में ये थ्रेट अराइज होगा, राइट। तीसरा थ्रेट हमने क्या डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि एक होता है आपका फेमिलियरिटी थ्रेट। ये थ्रेट कब अराइज होता है, जब आपके ऑडिटर की जान पहचान हो जाती है आपके क्लाइंट के साथ, राइट। उसके साथ साथ एक थ्रेट वाज योर एडवोकेसी थ्रेट। दिस थ्रेट अराइजेस जब योर ऑडिटर स्टार्ट प्रमोटिंग योर क्लाइंट टू दैट एन एक्सटेंट कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी हैम्पर हो जाती है, उसकी ऑब्जेक्टिविटी हैम्पर हो जाती है, उसको कहते हैं एडवोकेसी थ्रेट। और फिफ्थ थ्रेट वाज योर इंटिमिडेशन थ्रेट। इंटिमिडेशन थ्रेट, ये थ्रेट कब अराइज होता है, जब आपका क्लाइंट एक ऐसी पोजीशन में होता है कि वो आपके ऑडिटर को डोमिनेट कर सके, उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सके, एक पीयर प्रेशर क्रिएट कर सके, उसको इंटिमिडेट कर सके, इसको कहते हैं इंटिमिडेशन थ्रेट। ये हमने कल डिस्कस किया था। उसके साथ साथ आई हैव टोल्ड यू कि जो भी ये थ्रेट हैं, आपका इंस्टीट्यूट कहता है कि जब तक अगर इसमें से कोई भी थ्रेट एग्जिस्ट करते हैं किसी भी एंगेजमेंट में, तो आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन थ्रेट को पहले क्या करेगा, मिटिगेट करेगा, मतलब खत्म करने की कोशिश करेगा। और अगर उसको लगता है कि इन थ्रेट को खत्म नहीं किया जा सकता, तो इंस्टीट्यूट कहता है तुम इसको रिड्यूस करोगे। वर्ड बताओ क्या थे, वर्ड बताओ, रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। एक्सेप्टेबली लो लेवल तक तुम इसको रिड्यूस करोगे। एक्सेप्टेबली लो लेवल का मतलब होता है एक ऐसी लेवल तक जिस लेवल पे ये तुम्हारी इंडिपेंडेंस को हैम्पर नहीं करेंगे, तुम्हारे डिसीजन को हैम्पर नहीं करेंगे,
राइट ये चीजें हमने कल डिस्कस करी थी। अब इन्हीं चीजों को हमें क्या करना है, सिर्फ आपकी बुक से आकर यहाँ पे आपकी बुक से आकर पढ़ना है। ये आपकी बुक है, आपको मिल गई होगी अगर आपने क्लासेस बाय कर ली हैं तो। राइट सबसे पहले हाँ मैंने आपको क्या बताया था, एक तो आप ले लोगे हाइलाइटर, दूसरा आप ले लोगे एक दो कलर पेन, और तीसरी चीज आप क्या लिखोगे कि कौन सा टॉपिक सिर्फ पढ़ने का है और कौन सा टॉपिक आपको याद करना है, क्योंकि ऑडिट में सारी चीज आपको याद नहीं करनी है, नहीं करनी आपको सारी चीज याद। राइट सबसे पहला टॉपिक मीनिंग ऑफ एथिक्स, तो ये भी आपको रीड ही करना है, बहुत माइन्यूट चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। राइट क्या है एथिक्स का मतलब, आपको पता है एथिक्स का मतलब क्या है, मैंने कल की क्लास में आपको बताया। अब सिर्फ मुझे प्लेन रीडिंग करनी है और इन लाइंस का मतलब बताना है। राइट कहता है द टर्म एथिक्स मीन्स मोरल प्रिंसिपल, ये क्या है, इट इज अ साइंस ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स विच गवर्न आ बिहेवियर, विच गवर्न द पर्सन्स बिहेवियर। यही बात मैंने आपको कल बताई कि एथिक्स एक साइंस है, किसकी, आपके मोरल प्रिंसिपल्स की, जो किसी भी ह्यूमन बीइंग का, किसी भी पर्सन का बिहेवियर गवर्न करती है या फिर उसके कंडक्ट को गवर्न करती है, कि आपके किसी भी ह्यूमन बीइंग को किस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना चाहिए, ये बताता है एथिक्स। राइट फिर कहता है ये आपकी वो ब्रांच है नॉलेज की दैट डील्स विद द मोरल प्रिंसिपल। सिंपल सी बात है, आप एक लाइन भी लिखोगे दैट इट इज अ साइंस ऑफ moral behavior which tells that a person how a person is supposed to behave in a situation, तो इतना भी चलेगा। राइट उसके बाद कहता है it is a state of mind to act and perform in accordance with moral principles। मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था कि अगर किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, सब रो रहे हैं, आप वहां पे जाके हंसने लग जाओ, तो क्या ये रेलिवेंट बिहेवियर था, क्या ये सही बिहेवियर था उस सिचुएशन में, नहीं। तो ये आपको मतलब एथिक्स आपका स्टेट ऑफ माइंड बताती है कि आपको कैसे एक्ट करना है, कैसे परफॉर्म करना है इन अकॉर्डेंस विद द मोरल प्रिंसिपल्स। राइट उसके साथ साथ ये साइंस है मोरल की, ये मैं आपको बता चुकी हूं। राइट एंड सच मोरल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ कंडक्ट इम्पोज ऑब्लिगेशंस अपॉन इंडिविजुअल। यही मोरल प्रिंसिपल्स आपके ऊपर क्या लगाते हैं, ऑब्लिगेशंस लगाते हैं। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत 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 कम है, तो आप इसको रीड कर सकते हो। अगर आपको लर्न भी करना है कि अगर आ जाए क्वेश्चन मीनिंग ऑफ एथिक्स एंड नीड फॉर प्रोफेशनल एथिक्स, इन दोनों को मिलाकर अगर 3 से लेकर 4 नंबर का क्वेश्चन आ भी जाए तो आप कैसे याद कर सकते हो। अब मैं आपको हाईलाइट करा देती हूँ वो वर्ड्स, आप यहां से अपनी मर्जी की कोई भी 2 लाइन्स यहां से चूज कर सकते हो। ठीक है यहां से यू कैन चूज एनी 2 लाइन्स, एनी 2 लाइन्स ऑफ योर चॉइस। ठीक है जो भी आपको सिंपल लगती है, आई वुड रिकमेंड कि आप फर्स्ट लाइन चूज करो कि एथिक्स है क्या, एथिक्स ओफो एथिक्स है क्या, आई एम मेकिंग यू हाईलाइट इट। ओके एथिक्स का मतलब है मोरल प्रिंसिपल्स। एथिक्स क्या है, मोरल प्रिंसिपल्स है जो गवर्न करते हैं एक पर्सन का बिहेवियर इन कंडक्टिंग एन एक्टिविटी। राइट तो इतना पॉइंट आपको हाईलाइट करना है। उसके बाद एथिक्स साइंस है मोरल्स की इन ह्यूमन कंडक्ट, ये पॉइंट आपको याद करना है। एंड ये पॉइंट आपको याद करना है कि सच मोरल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ कंडक्ट इम्पोज द ऑब्लिगेशंस ओवर एन इंडिविजुअल। तो इतना आपको याद होना चाहिए अगर आपको याद करना है तो, अदरवाइज ये रीड करने का टॉपिक है, इससे ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। ठीक है समझ में आया, एथिक्स के बारे में बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर आता है क्वेश्चन व्हाट इज द नीड फॉर प्रोफेशनल एथिक्स। मैंने आपको प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब कल बताया कि प्रोफेशनल एथिक्स इज योर एथिक्स ओनली। द ओनली डिफरेंस बिटवीन एथिक्स, जनरल एथिक्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स इज दैट प्रोफेशनल एथिक्स आपके प्रोफेशनल बिहेवियर को गाइड करती है, यह आपको बताती है कि आपको प्रोफेशनली कैसे बिहेव करना चाहिए। जरूरत क्यों पड़ी इस प्रोफेशनल एथिक्स की, आपके इंस्टीट्यूट को क्यों नीड पड़ी कोड ऑफ एथिक्स बनाने की, इसका रीजन ये है कि आपका जो ऑडिटर होता है जब वो ऑडिट करता है तो वो क्या देता है, वो एक अश्योरेंस देता है। किस चीज के ऊपर अश्योरेंस, कि जो भी आपकी एंटिटी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई भी गलतियां नहीं है, कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। और इसी अश्योरेंस के ऊपर विश्वास रख के
जो यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, वो आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, राइट, अगर वो इन्वेस्टर्स हैं तो। और जो बाकी स्टेक होल्डर्स भी हैं वो भी आपकी ऑडिटर की दी हुई इस ऑडिटेड रिपोर्ट के ऊपर भरोसा करते हैं। इस वजह से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो प्रोफेशनल एथिक्स आपकी ऊपर रिक्वायरमेंट लगाता है आप उसका कंप्लायंस करते हो। कुछ आपकी एथिकल रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको कल बताई कि आपका ऑडिटर ऑनेस्ट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अनबाइज्ड होना चाहिए, कंपिटेंस यूज करेगा, उसको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसको कॉन्फिडेंशियल रखेगा, राइट। इसकी नीड क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं आपके क्लाइंट के अंदर, इस वजह से। और आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस क्लाइंट को अश्योरेंस देना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेक कर रहा हूं उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी गलतियां नहीं है। इस वजह से प्रोफेशनल एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है? द पर्पस ऑफ द अश्योरेंस एंगेजमेंट इज टू एनहेंस द कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स। कि आपकी अश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब जो हम ऑडिट करते हैं उसकी पर्पस क्या है? कि जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जा सके, एंड such users need to trust the person who is providing such services। इस वजह से इन लोगों के लिए ये जरूरी है कि जो यूजर्स हैं वो भरोसा करें उस इंसान के ऊपर जो ये सर्विस दे रहा है। मतलब ये भरोसा किसके ऊपर करें? ये भरोसा करें आपके ऑडिटर के ऊपर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इनको ऑडिटर के ऊपर भरोसा कब होगा? जब उनको इस बात का यकीन होगा कि कोई ना कोई एंटिटी ऐसी है, कोई कोड ऑफ एथिक्स है, कोई रूल्स है, रेगुलेशन है जो इन ऑडिटर के बिहेवियर को भी गाइड करता है। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन क्या आया कि हमें क्यों चाहिए प्रोफेशनल एथिक्स? क्योंकि अश्योरेंस एंगेजमेंट का जो मेन पर्पस होता है दैट इज टू एनहेंस द कॉन्फिडेंस ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा, प्रोफेशनल जो एथिक्स है वो किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द मोरालिटी। मोरल्स बताती है आपको, एंड इट सीक्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रोफेशन। मैंने आपको कल भी बताया था कि जब आप सीए बन जाओगे तो आप सिर्फ आप नहीं रहोगे, आपके नाम के आगे सीए लग जाएगा। तो प्रोफेशनल एथिक्स आपको मोरालिटी सिखाती है, राइट। ये आपके प्रोफेशन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। इस वजह से भी यू आर रिक्वायर्ड टू लर्न प्रोफेशनल एथिक्स, राइट। उसके बाद कहता है चाहे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में हो चाहे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस में हो, ही हैज टू अबाइड बाय द एथिकल बिहेवियर्स। मतलब एक सीए चाहे प्रैक्टिस में हो सर्विस में हो, उसको जो एथिकल रिक्वायरमेंट आपका कोड ऑफ एथिक्स लगाता है उसको कंप्लायंस करना पड़ेगा, राइट। फिर मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर तुमने कोई भी डेविएशन करी, अपनी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी से फुलफिल नहीं किया, तो तुम्हारे ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। इंस्टीट्यूट का एक प्रॉपर डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म है, सेक्शन नंबर 21, और ये सेक्शन किसका है? आपके सीए एक्ट का सेक्शन है, राइट। तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। और एक्शन वहां पे क्या क्या लिखे हुए हैं? एक्शन में वहां पे आपको फाइन लग सकता है, आपका मेंबरशिप नंबर कैंसिल हो सकता है, आपका नाम रिमूव किया जा सकता है, और उसके साथ साथ अदर डिसिप्लिनरी एक्शन भी आपके अगेंस्ट इनिशिएट हो सकते हैं। इन रीजंस की वजह से प्रोफेशनल एथिक्स इज इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट क्या है? आपके जो यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, वो आपके ऑडिटर की दी हुई रिपोर्ट के ऊपर भरोसा करते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपकी इस अश्योरेंस सर्विस को दे रहा है उसको भी कोई गाइड करे, और उसको गाइड कौन करता है? प्रोफेशनल एथिक्स। दूसरा, प्रोफेशनल एथिक्स मोरालिटी के प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होती है, राइट। और ये किसी सिर्फ एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करती, बल्कि जो आपके प्रोफेशन की डिग्निटी है उसको प्रोटेक्ट करती है। तीसरा पॉइंट, ये प्रिंसिपल हर एक सीए के ऊपर लगेंगे, चाहे वो प्रैक्टिस में है चाहे वो सर्विस में है। और अगर किसी ने इन प्रिंसिपल्स के साथ डेविएशन करी, फॉलो नहीं किया इन प्रिंसिपल्स को, तो फिर उसको डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म भी फेस करना पड़ सकता है इंस्टीट्यूट का, जिसके अंदर क्या प्रिस्क्राइब्ड है? उसके ऊपर फाइन लग सकता है, उसका मेंबरशिप कैंसिल हो सकती है, उसका नाम रजिस्ट्रार ऑफ मेंबर से निकाला जा सकता है, और अगर इंस्टीट्यूट की उसकी काउंसिल को कोई और
अदर डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म एक्शन सही लगता है तो वो भी लिया जा सकता है। राइट ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है 3-4 नंबर का। तो 2 लाइन आपको ऊपर से याद करनी है, ये पॉइंट मैंने आपको याद करा दिए कि कौन कौन से आपके पॉइंट है, हाईलाइट आप कर लो साथ साथ में। राइट मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर टॉपिक। अनदर टॉपिक क्या है, मैंने आपको इस टॉपिक को कल ही करा दिया था। क्या कराया था आपने, मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं आपके एथिक्स के, ये जो गाइडेंस है आपकी कोड ऑफ एथिक्स की, आपका इंस्टीट्यूट कहता है इसको फॉलो करने के 2 अप्रोच हो सकते हैं। क्या, एक तो आपका प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, और दूसरा कौन सा अप्रोच हो सकता है, दूसरा अप्रोच आपका हो सकता है रूल बेस्ड अप्रोच। तो 2 अप्रोच हो सकते हैं, नंबर 1 इज योर प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच एंड अनदर इज रूल बेस्ड अप्रोच। और मैंने आपको क्या बताया कि आपका कौन सा अप्रोच आपको फॉलो करना चाहिए, आपको फॉलो करना चाहिए अपना प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच। ठीक है, कल ही हमने डिस्कस किया कि प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच में होता क्या है, जब आप इस एथिकल गाइडेंस को उसकी स्पिरिट के साथ फॉलो करते हो उसको कहते हैं प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच। यही बात यहां पे लिखी है। क्या लिखा है, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच की एसेंस क्या है, इसकी एसेंस मतलब इसकी रेलिवेंस क्या है, इसकी एसेंस ये है दैट ethic is that it requires the compliance with the spirit of ethics। तो essence of principle based approach क्या है, that it requires the compliance of spirit of ethics, कि जिस spirit के साथ आपके वो एथिक्स के प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, जब आप तुम रूल बेस्ड अप्रोच फॉलो करते हो, जब तुम प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच फॉलो करते हो तो तुम उसकी एसेंस के साथ, उसकी स्पिरिट के साथ उसको कंप्लाई कर रहे हो। राइट एंड इट रिक्वायर्स, कैसे तुम कंप्लायंस को इंश्योर करोगे स्पिरिट के साथ, इट रिक्वायर्स योर अकाउंटेंट टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट। ये कहता है कि तुम एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करोगे स्पिरिट के साथ, जब भी तुम काम करोगे तो उस टाइम पे तुम्हें अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को एक्सरसाइज करना है इन एवरी सिचुएशन, कि क्या सही है क्या गलत है, तुम्हें अपनी जजमेंट को यूज करना है। राइट जो तुम्हारी नॉलेज है, जो तुम्हारी स्किल है और जो तुम्हारी एक्सपर्टीज है उसको यूज करना है। तो तुम इतना हाईलाइट करो। ठीक है, उसके बाद कहता है इट रिक्वायर्स द अकाउंटेंट टू यूज द प्रोफेशनल जजमेंट। ये मैं आपको बता चुकी हूं कि तुम अपनी जजमेंट को यूज करो बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। ठीक है, तो प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच में तुम क्या लिखोगे अगर क्वेश्चन आए तो, कि एसेंस क्या है इसकी, कि तुम्हें कंप्लायंस करना है एथिकल गाइडेंस का विद द स्पिरिट। इसका मतलब क्या हुआ, इट इंप्लाइज कि आपके अकाउंटेंट को प्रोफेशनल जजमेंट यूज करनी है, जब भी वो काम करेगा उसको क्या करना है, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल और अपनी एक्सपर्टीज को यूज करना है। इतना आपको लिखना है। राइट उसके बाद आता है रूल बेस्ड अप्रोच। ये भी मैं बता चुकी हूं कि रूल बेस्ड अप्रोच में भी आप एथिक्स का कंप्लायंस करते हो, लेकिन सिर्फ लेटर में कंप्लायंस करते हो, जितना लिखा है उतना कंप्लायंस करते हो। आप इसको नहीं देखते कि स्पिरिट क्या थी, इसको बनाया क्यों गया, अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव आप नहीं देखते हो। राइट और यही चीज यहां पे लिखी है कि रूल बेस्ड अप्रोच टू एथिक्स स्ट्रिक्टली फॉलोज क्लियरली एस्टैब्लिश्ड रूल्स। या आप हाईलाइट करो कि जो आपका रूल बेस्ड अप्रोच है वो आपको क्या कहता है कि आप रूल्स को फॉलो करो। राइट इससे होगा क्या, इट विल लीड टू अ नैरो आउटलुक। आपका जो आउटलुक है, आपका जो नजरिया है चीजों को देखने का, वो नैरो हो जाएगा, और जो आपकी एथिक्स की स्पिरिट है इट विल बी ओवरलुक्ड। मतलब आप जिस इंटेंशन से वो लॉ बना, जिस इंटेंशन से आपके इंस्टीट्यूट ने आपके ऊपर वो एथिकल रिक्वायरमेंट्स लगाई, आप उसको ओवरलुक कर रहे हो, उसको इग्नोर कर रहे हो। राइट फर्दर रूल बेस्ड अप्रोच इज समवट रिजिड। ये रिजिड होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। क्यों फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, जो कानून में लिखा आपने बस उसको फॉलो किया। राइट ये मैं बता चुकी हूं। देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नेसेसरी कि आप किसी भी कोड की
अपने इंस्टीट्यूट के कोड की स्प्रिट को फॉलो करो। मतलब तुम्हें कौन सा अप्रोच फॉलो करना चाहिए, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच फॉलो करना चाहिए। दोबारा से बता देती हूं कितने अप्रोच होते हैं, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच एंड दूसरा कौन सा अप्रोच हुआ, रूल बेस्ड अप्रोच। कौन सा अप्रोच फॉलो करना है, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच फॉलो करना है। मतलब तुम्हें अपने कोड की स्प्रिट के साथ कंप्लायंस करना है, राइट। प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच में होगा क्या, जिस इंटेंशन के साथ वो एथिकल रिक्वायरमेंट्स लगाई गई, आप उसकी स्प्रिट के साथ कंप्लायंस कर रहे हो। कैसे इंश्योर करेगा आपका ऑडिटर, आपका अकाउंटेंट स्प्रिट के साथ कंप्लायंस करने को? आपका जो अकाउंटेंट है वो अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को यूज करेगा, अपने एक्सपीरियंस, अपनी स्किल, अपनी नॉलेज को यूज करेगा बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। उसके बाद रूल बेस्ड अप्रोच में क्या होता है, वो कंप्लायंस को इंश्योर करता है, लेकिन वो आपके एथिक्स की जो गाइडेंस है उसकी कंप्लायंस को लेटर में कंप्लाई करता है। मतलब वो इग्नोर करता है उसकी स्प्रिट को। यहां पे जो आपका आउटलुक है वो नैरो होगा, ठीक है, क्योंकि यू आर इग्नोरिंग द स्प्रिट ऑफ योर एथिकल रिक्वायरमेंट्स, राइट। तो आपको कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए, कंक्लूजन में क्या लिखोगे, यू आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, सिंपल, राइट। Moving forward to next question, that is fundamental principles of professional ethics। ये मैं बता चुकी हूं कि आपके सिलेबस में पूरा का पूरा प्रोफेशनल एथिक्स नहीं है, सिर्फ 5 प्रिंसिपल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। किसके, प्रोफेशनल एथिक्स के। कितने प्रिंसिपल्स हैं टोटल, 5 प्रिंसिपल्स हैं, और ये आपको याद हैं, ये आपको याद हैं। सिर्फ एग्जाम में आपको क्या लिखना है वो पॉइंट मुझे यहाँ पे आपको हाईलाइट करवाने हैं और ये पॉइंट आपको पढ़ाने हैं, राइट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। अब ये चीज भी आपको पहले से आती है। इनफैक्ट जो भी चीजें हमने यहाँ पे इस शीट के ऊपर डिस्कस करी ना, ये जो मैंने काटे पीटे यहाँ पे मारे हुए हैं, यही काटे पीटे तुम्हारे नॉलेज का सबसे ज्यादा बड़ा सोर्स है। यहाँ पे इस शीट के ऊपर जो भी डिस्कशन होगी ना, वो तुम्हारा बेस बनेगा कि हमें चैप्टर के अंदर पढ़ना कैसे है, राइट। अभी जो मैं आपको चैप्टर के अंदर पढ़ाऊंगी ना, वो सिर्फ प्लेन रीडिंग होने वाली है। मतलब मैं पढ़ूंगी टेक्स्ट, यहां पे क्या लिखा है, आपको चीजें बताऊंगी, क्या याद करना है, कैसे याद करना है, एक एक वर्ड को मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको जो मतलब पता है कंसेप्ट का, वो आपको मैंने बिगिनिंग में ही बता दिया है, ठीक है। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर तक का, तो ये आपको बिल्कुल बिल्कुल लर्न करने वाला टॉपिक है जो आपको याद करना है, ठीक है। मैं आपको बता चुकी हूं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स कितने प्रिंसिपल हैं, टोटल 5 प्रिंसिपल हैं। नाम आपको इस मोमेंट पे आते हैं। अब आप मुझे सबसे पहले पहले प्रिंसिपल का नाम बताओ। पहला प्रिंसिपल क्या है, पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ, वेरी गुड, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है कि एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को, वर्ड यहां पे प्रोफेशनल अकाउंटेंट क्यों यूज हुआ है, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल हैं आपके एथिक्स के, ये आपके सीए के ऊपर अप्लाई होते हैं। मतलब चाहे वो प्रैक्टिस में है, चाहे वो सर्विस में है, दोनों के ऊपर अप्लाई होते हैं। इस वजह से यहां पे जो वर्ड यूज हुआ है वो प्रोफेशनल अकाउंटेंट वर्ड यूज हुआ है, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी कहता है कि एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्या कहता है ये प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी कहता है कि एक अकाउंटेंट को, इट रिक्वायर्स एन अकाउंटेंट टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट जब भी अपने बिजनेस रिलेशनशिप में, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में वो डील करेगा, तो उसका जो अप्रोच होगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए एंड ही शुड बी ऑनेस्ट। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी। तो हिंदी में बताऊं तो क्या पॉइंट निकल के आया कि आपके प्रोफेशनल अकाउंटेंट को प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी के साथ कंप्लाई करना है, विच रिक्वायर्स, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी रिक्वायर करता है कि आपका जो अकाउंटेंट होगा वो कैसा होगा, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, वो ऑनेस्ट होगा इन ऑल हिज बिजनेस एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, इट इंप्लाइज फेयर डीलिंग्स एंड ट्रूथफुलनेस, ठीक है। मतलब इंटीग्रिटी का मतलब है कि जो आपका अकाउंटेंट होगा वो फेयर तरीके से बिजनेस डील करेगा और वो ट्रूथफुल रहेगा इन हिज प्रोफेशनल बिहेवियर, राइट। उसके साथ साथ ये तीसरा पॉइंट समझो क्या कहता है, ये तीसरा पॉइंट कहता है कि आपका प्रोफेशनल अकाउंटेंट अपने आप को जानबूझकर ऐसी किसी भी रिपोर्ट, रिटर्न, कम्युनिकेशन या अदर इंफॉर्मेशन के साथ एसोसिएट नहीं करेगा। अपना नाम ऐसी किसी रिपोर्ट, रिटर्न,
कम्युनिकेशन या अदर इंफॉर्मेशन के साथ नहीं जोड़ेगा। जिस रिटर्न इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन के अंदर क्या है, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो फॉल्स है या मिसलीडिंग है। ठीक है, इस चीज को यहां पे एक एग्जांपल से समझो। फॉर एग्जांपल मान लो कि एक कंपनी जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड। ये एबीसी लिमिटेड अपना आईपीओ या एफपीओ लेकर आ रही है, मतलब ये पब्लिक ऑफर लेकर आ रही है, मतलब ये पब्लिक को क्या कर रही है, अपने शेयर्स इशू कर रही है। ठीक है, तो अभी तक आपने कंपनी एक्ट पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी +1 +2 में तुम्हारा बिजनेस का एक सब्जेक्ट होता था। तो अगर ये पब्लिक को शेयर इशू करेगी तो सबसे पहले इसको क्या इशू करना पड़ेगा, इसको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। मान लो इसने प्रोस्पेक्टस में अपने एसेट की वैल्यूएशन को लेकर जो इंफॉर्मेशन दी है वो इंफॉर्मेशन गलत है, और आपका जो मिस्टर ए है जो कि एक सीए है, उसको इस बात का पता है। इस बात का पता होते हुए भी कि इस प्रोस्पेक्टस के अंदर गलत इंफॉर्मेशन है, इस मिस्टर ए ने अलाउ किया इस कंपनी को कि तुम मेरा नाम अपने प्रोस्पेक्टस में डाल दो। ठीक है, एज एन एडवाइजर डाल दो, या फिर किसी भी कैपेसिटी में इसने अपने नाम को यूज होने दिया ऐसे कम्युनिकेशन के साथ, ऐसी रिपोर्ट के साथ जिसके अंदर एक मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है, और ये बात मिस्टर ए को पता है। तो इसको क्या बोलेंगे कि इसने प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी का वॉयलेशन किया है। राइट, अगर इसको नहीं पता है कि यहां पे कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन है तब इसका नाम चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसको खुद नहीं पता है कि इसके अंदर कोई भी गलत इंफॉर्मेशन है। राइट, यही चीज यहां पे लिखी हुई है क्या, कि अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट शेल नॉट नोइंगली be associated with any report, written communication और other information, जहां पे आपके अकाउंटेंट को पहले से पता है कि उस रिपोर्ट, उस कम्युनिकेशन के अंदर, उस रिटर्न के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो फॉल्स है, मिसलीडिंग है। राइट, तो आपको 3 पॉइंट यहां पे पता होने चाहिए। फिर आता है दूसरा प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। अच्छा, आप क्या करो, ये हाईलाइट करने के साथ साथ आप इंटीग्रिटी के नीचे 3 कीवर्ड्स लिख लो। कौन कौन से? ऑनेस्टी, मतलब ये ऑनेस्ट होना चाहिए, ही शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। उसके साथ साथ वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका ट्रूथफुलनेस, मतलब उसको क्या फॉलो करनी है, ट्रूथफुलनेस फॉलो करनी है। इसके साथ साथ जो भी काम वो करेगा बिजनेस रिलेशनशिप, उसमें उसको फेयर डीलिंग करनी है। तो यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर ये जो आपका स्पेस है यहाँ पे, ये आप लिख के रखो। ठीक है, ये कीवर्ड्स है, आपको बाद में बहुत सारे मतलब ये काम में आएंगे जब आप रिवाइज करोगे। राइट, उसके बाद दूसरा प्रिंसिपल क्या है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मैंने आपको मतलब बताया, वो होता है अनबाइज्डनेस। राइट, मतलब आपका जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट है, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी कहता है इट रिक्वायर्स कि जो आपका प्रोफेशनल अकाउंटेंट होगा वो अनबाइज होगा, मतलब उसकी जजमेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या बाइजनेस की वजह से इन्फ्लुएंस्ड नहीं हो सकती। उसको अनबाइज्ड तरीके से अपने काम को करना है, और यही चीज यहां पे लिखी है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी क्या कहता है, इट रिक्वायर्स एन ऑडिटर, या फिर तुम यहाँ पे प्रोफेशनल अकाउंटेंट वर्ड भी यूज कर सकते हो। सो इट रिक्वायर्स एन ऑडिटर नॉट टू कॉम्प्रोमाइज हिज प्रोफेशनल जजमेंट, कि वो अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा बिकॉज ऑफ एनी बाइजनेस या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। राइट, ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। दोबारा से बोलो, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्स, ये कहता है इट रिक्वायर्स एन ऑडिटर विल नॉट कॉम्प्रोमाइज अपनी प्रोफेशनल जजमेंट, जो उसकी जजमेंट है उसको वो इन्फ्लुएंस्ड नहीं होने देगा, उसको वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा बिकॉज ऑफ बाइजनेस या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या दूसरों के इन्फ्लुएंस की वजह से। यही चीज आपको लिखनी है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी में। राइट, अगर कोई ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, आगे कहता है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, अगर कोई ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, कोई सर्कमस्टांस ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से आपके प्रोफेशनल अकाउंटेंट के ऊपर एक अनड्यू इन्फ्लुएंस आ सकता है, तो उसको ऐसी
जो इंगेजमेंट है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। अगर उसको पता है कि ऐसा सर्कमस्टांस, ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से उसकी जजमेंट क्लाउड हो सकती है, उसकी जजमेंट के ऊपर इफेक्ट आ सकता है, तो उसको ऐसी एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए, राइट। फिर आता है आपका तीसरा प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। प्रिंसिपल ऑफ कंपिटेंस एंड ड्यू केयर क्या कहता है? इट रिक्वायर्स अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट टू अटेन एंड मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल। कंपिटेंस का मतलब क्या होता है? एक्सपर्टीज, नॉलेज एंड स्किल, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ कंपिटेंस एंड ड्यू केयर रिक्वायर्स अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट टू अटेन एंड मेंटेन नॉलेज एंड स्किल, राइट। और ड्यू केयर या फिर आप इसको कह लो डिलीजेंस, ड्यू केयर या डिलीजेंस, it includes the responsibility of a professional accountant to act carefully, thoroughly and on timely basis in accordance with the requirement of an assignment। ठीक है, ड्यू डिलीजेंस का मतलब है कि आपका प्रोफेशनल अकाउंटेंट जब भी जिस भी असाइनमेंट के लिए उसको अपॉइंट किया गया है उस असाइनमेंट को करेगा, उस टाइम पे उसको डिलीजेंटली एक्ट करना है, केयरफुली एक्ट करना है, थोरोली एक्ट करना है और टाइमली बेसिस पे एक्ट करना है, राइट। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। फिर आता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी क्या कहता है? इट रिक्वायर्स अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट। आप ऐसे ही शुरू करोगे जब क्वेश्चन आएगा, दैट प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायर्स अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट टू रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड। कि आपके प्रोफेशनल अकाउंटेंट को जो भी उसको उसका काम करते वक्त इंफॉर्मेशन मिली है एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल या बिजनेस रिलेशनशिप, आप इसको एंगेजमेंट भी कह सकते हो, इसने वर्ड यूज किया है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके प्रोफेशनल अकाउंटेंट को मिली है बिकॉज ऑफ द प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशनशिप, ऐसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को वो डिस्क्लोज नहीं करेगा, राइट, अनलेस इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ और व्हेन इट इज परमिटेड बाय योर क्लाइंट। मतलब वो डिस्क्लोज कर सकता है। ये नीचे दो एक्सेप्शन लिखिए, ये एक्सेप्शन है आपकी, यहां पे लिख लो, ये एक्सेप्शन है, ये भी एक्सेप्शन है, ये भी एक्सेप्शन है, ठीक है। तो उसको कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिली है, उस इंफॉर्मेशन को वो डिस्क्लोज नहीं करेगा, उसको अपने क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को रिस्पेक्ट करना है, वो डिस्क्लोज कर सकता है अगर लॉ या रेगुलेशन रिक्वायर करते हैं या आपका क्लाइंट परमिट करता है, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर, राइट। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? इट रिक्वायर्स, फिर से आपको ऐसे ही शुरू करना है, इट रिक्वायर्स एन अकाउंटेंट, हाईलाइट करो, इट रिक्वायर्स एन अकाउंटेंट टू कंप्लाई विद द रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशन। वो कहता है कि जो भी रूल्स, रेगुलेशन, लॉज तुम्हारे अकाउंटेंट के ऊपर अप्लाई होते हैं उसको उनका कंप्लायंस करना है, ताकि he may avoid any conduct that accountant knows or should know might discredit the profession। कि ताकि आपका जो अकाउंटेंट है ऐसे किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जिसकी वजह से आपके इंस्टीट्यूट को डिस्क्रेडिट हो, मतलब जिसकी वजह से आपके इंस्टीट्यूट की बदनामी हो, ठीक है। तो मतलब आपके प्रोफेशनल अकाउंटेंट को लॉ एंड रेगुलेशन के साथ कंप्लाई करना है जो भी उसके ऊपर अप्लाई होता है, चाहे वो प्रोफेशनल एथिक्स की बातें हैं या कोई एक्सटर्नल लॉ या रेगुलेशन उसके ऊपर अप्लाई होता है, उसको उसका कंप्लायंस करना है ताकि वो कोई भी डिस्क्रेडिट ना लेकर आए अपने इंस्टीट्यूट के लिए। इसका सिंपल सा मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, मान लो कि आप सीए बन गए, ठीक है, आप सीए बन गए, उसके बाद आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भी अगर कोई ऐसा काम कर देते हो जिसकी वजह से आपके इंस्टीट्यूट को डिस्क्रेडिट हो रहा है, तो वो भी आपके प्रोफेशनल एथिक्स में अदर मिसकंडक्ट में इंक्लूडेड है। आपका इंस्टीट्यूट यहाँ पे भी आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। पर्सनल कैपेसिटी मतलब मान लो आपने चोरी कर दी, ठीक है, या फिर आप सीए हो, आपका जो भी नाम है, आपने किसी को चेक इशू किया, ठीक है, बैंक को चेक इशू किया और बाद में जाकर वो बैंक पे वो चेक डिसऑनर हो गया, तो ऐसी हरकतें आप नहीं कर सकते क्योंकि ऐसी हरकतों की वजह से तुम्हारा नाम खराब होता है और साथ साथ में तुम्हारे इंस्टीट्यूट का नाम भी खराब होता है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप कोई भी बीइंग अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट, जब तुम प्रोफेशनली एक्ट कर रहे होगे, तुम्हारे ऊपर जो लॉज एंड रेगुलेशन लगते हैं तुम्हें उसका कंप्लायंस करना है
ताकि तुम कोई भी ऐसे सिचुएशन में इन्वॉल्व ना हो जहां तुम्हारे इंस्टीट्यूट को डिसक्रेडिट आ सकता है, डिसरिस्पेक्ट आ सकती है, राइट। और आपका प्रोफेशनल अकाउंटेंट नोइंगली मतलब जानबूझकर, जहां पे उसको पता है वो किसी ऐसी इंगेजमेंट में, ऐसी एम्प्लॉयमेंट में, ऑक्यूपेशन में या किसी भी एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व नहीं करेगा जहां पे उसकी इंटीग्रिटी, जो ऊपर हमने देखा उसका इंटीग्रिटी मतलब जहां पे उसकी ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी मतलब जहां पे उसका जो बाइजनेस है वो इफेक्ट हो सकती है, मतलब जहां पे वो बाइज्ड हो सकता है, या फिर जहां पे उसके प्रोफेशन की रेपुटेशन हैम्पर हो सकती है, उसको ऐसी किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है, राइट। ये आपके प्रिंसिपल हैं। एक बार मुझे फिर से बता दो कि आपको कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं। इतना डिस्कशन करने का रीजन ये है कि आप जब इस क्लास को बंद करो आपको ये टिप्स पे याद होनी चाहिए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां तक बनती है, उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सब्जेक्ट को रिवाइज करते रहना है ताकि आप इन चीजों को भूलो नहीं, ठीक है। एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, दोबारा से बताओ, नहीं तो फिर क्लास लेने का फायदा ही नहीं है अगर आपको चीजें याद नहीं हो रही है। तो 5 प्रिंसिपल हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है किसका? वेरी गुड इंटीग्रिटी का। क्या लिखोगे? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी रिक्वायर्स अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट टू बी, कीवर्ड बताओ कौन कौन से हैं, फटाफट कीवर्ड। पहला कीवर्ड क्या है? रिक्वायर्स अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, और ऑनेस्ट। कहां पे? इन ऑल हिज बिजनेस रिलेशनशिप। वेरी गुड, ये पहला पॉइंट था, हो गया याद। दूसरा पॉइंट बताओ क्या था? इंटीग्रिटी इंप्लाइज, इंटीग्रिटी किस चीज को इंप्लाई करती है? इट इंप्लाइज फेयर डीलिंग्स एंड ट्रूथफुलनेस। यही था दूसरा पॉइंट। यस, यही था दूसरा पॉइंट, याद हो गया। फटाफट तीसरा पॉइंट बताओ। आपका प्रोफेशनल अकाउंटेंट नोइंगली किसी भी ऐसी रिपोर्ट, ऐसी किसी भी कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन के साथ खुद को एसोसिएट नहीं करेगा जो इंफॉर्मेशन क्या है? फॉल्स है, जो इंफॉर्मेशन क्या है? मिसलीडिंग है, और उसको पता है, और मैंने आपको एग्जांपल दिया। ये पॉइंट आपको प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी के लिए लिखने हैं। दूसरा मैंने क्या बोला? कौन सा प्रिंसिपल होता है आपका? दूसरा होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। क्या कहता है ये प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी? ऑब्जेक्टिविटी वर्ड के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपका जो आपका प्रिंसिपल अकाउंटेंट है वो क्या नहीं हो सकता? वो बाइस्ड नहीं हो सकता। सो इट रिक्वायर्स योर प्रोफेशनल अकाउंटेंट टू बी अनबाइस्ड, राइट। इट रिक्वायर्स कि आपका प्रोफेशनल जजमेंट है जो आपके अकाउंटेंट की, वो हैम्पर नहीं होनी चाहिए किसी भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, किसी भी बाइजनेस की वजह से, या किसी और लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से, राइट। अगर कोई ऐसी सर्कमस्टांस एग्जिस्ट करती है जहां पे आपके प्रोफेशनल अकाउंटेंट को लगता है कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी हैम्पर हो रही है, तो ऐसी असाइनमेंट को उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना है, ठीक है जी। तीसरा प्रिंसिपल क्या है? तीसरा प्रिंसिपल है कंपिटेंस का और ड्यू केयर का, सी और डी का। कंपिटेंस का मतलब 3 चीजें, क्या क्या? उसकी नॉलेज, एक्सपर्टीज और उसका एक्सपीरियंस। तो ये प्रिंसिपल कहता है दैट योर प्रोफेशनल अकाउंटेंट मस्ट हैव नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। वेयर एज डिलीजेंस का मतलब क्या? कि जो भी उसके बिजनेस रिलेशनशिप होंगे उसमें वो ड्यू केयर के साथ काम करेगा, राइट। उसके बाद अगला प्रिंसिपल क्या था? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। और ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट को कॉन्फिडेंशियलिटी की रिस्पेक्ट करनी है अपने क्लाइंट की। उसको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना है, अनलेस, 2 एक्सेप्शन थी, लॉ रेगुलेशन कहते हैं या फिर आपका क्लाइंट उसको परमिट कर रहा है। और फिर हमने प्रोफेशनल बिहेवियर की बात करी कि जितनी भी डीलिंग्स होंगी आपके प्रोफेशनल अकाउंटेंट को प्रोफेशनल बिहेवियर को मेंटेन करना है, खुद को ऐसी किसी भी इंगेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं करना है, ऐसी किसी भी काम को नहीं करना है जहां पे उसको लगता है कि मेरे इंस्टीट्यूट को डिसक्रेडिट आ सकता है, या जहां पे जो एथिकल रिक्वायरमेंट मेरे इंस्टीट्यूट ने मेरे ऊपर लगाई है, जैसे इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इन सब का नॉन कंप्लायंस हो सकता है। ये चीजें आपको यहां पे लिखनी है। एंड आई वुड लाइक टू बिलीव कि इससे ज्यादा डिस्कशन करने का अब कोई भी स्कोप बचता नहीं है, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। ये भी मैं आपको बता चुकी हूं, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर, एंड ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा का पूरा टॉपिक ही इंडिपेंडेंस का इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडिपेंडेंस क्या होती है? इंडिपेंडेंस का मतलब होता है
कि जहां पे किसी भी पर्सन की जजमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस ऑफ अनदर पर्सन। मतलब तुम्हारा डिसीजन, तुम्हारा ओपिनियन, तुम्हारी जजमेंट किसी और के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस्ड नहीं है, तो हम बोलेंगे तुम इंडिपेंडेंट हो। यही बात यहां पे लिखी है कि इंडिपेंडेंस इंप्लाइज जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट। इज नॉट सबऑर्डिनेट मतलब किसी के नीचे दबी हुई नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, किसके ऊपर? टू द विशेस और द डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन। अगर तुम्हारे विशेस को, तुम्हारे ओपिनियन को, तुम्हारी जजमेंट को कोई और इन्फ्लुएंस कर सकता है तो तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ? जहां पे एक पर्सन की जजमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस ऑफ अनदर पर्सन। जो कौन हो सकता है? हु माइट हैव एंगेज्ड हिम। मतलब यहां पे हु माइट हैव एंगेज्ड हिम का मतलब यहां पे तुम्हारा क्लाइंट। मतलब हम एक ऑडिटर को इंडिपेंडेंट तब बोलेंगे जब उसका डिसीजन, उसका ओपिनियन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द डिसीजन ऑफ हिज क्लाइंट। हु माइट हैव एंगेज्ड हिम मतलब उसका क्लाइंट, या फिर उसका कोई सेल्फ इंटरेस्ट है। तो जो मैंने आपको बताया, कई बार कोई और आपको प्रेशर नहीं करता, आपका खुद का इंटरेस्ट होता है क्लाइंट के अंदर, जिसकी वजह से आप इंडिपेंडेंट नहीं रहते। राइट फिर मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंस दो टाइप की होती है। ये आपको यहां तक आपको याद करना है, ये यहां तक याद करना है। इसको आप छोड़ सकते हो सिर्फ रीड करके, ये आपको याद करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो ये लाइन आपको पता होनी चाहिए कि मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है। और आपको क्या पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंस दो टाइप की होती है। नंबर वन इज इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड नंबर टू इज इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड का मतलब क्या हुआ? इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड इज अ स्टेट ऑफ माइंड। आपका एक माइंड का स्टेट है दैट परमिट्स द प्रोविजन ऑफ एन ओपिनियन, जो अलाउ करता है कि तुम तुम्हारा ओपिनियन अप्लाई कर सको विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय द इन्फ्लुएंसेस दैट कॉम्प्रोमाइज योर प्रोफेशनल जजमेंट। सिंपल सी बात है, मैंने तुम्हारी मम्मी का एग्जांपल दिया था कि अगर तुम्हें इंडिपेंडेंस दी गई है अपीयरेंस में, लेकिन तुम्हारी मम्मी तुम्हारे ऊपर इमोशनल प्रेशर क्रिएट करके, मतलब वो बोल नहीं रही है कि तुम जाओ मत बाहर, लेकिन उसका बिहेवियर ऐसा है कि तुम खुद ही बोल देते हो कि यार मुझे नहीं जाना। मतलब तुम अपनी ओपिनियन को वहां पे यूज नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है। तो कहता है इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड का मतलब है इट इज दैट स्टेट ऑफ माइंड, एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जो परमिट करता है, जो अलाउ करता है कि तुम अपने खुद के ओपिनियन को, तुम्हारी खुद की चॉइस को कि तुम्हें बाहर जाना है, उसको तुम अप्लाई कर सकते हो विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय द इन्फ्लुएंसेस ऑफ एनी थर्ड पर्सन and without compromising your professional judgment, right? In order to act with integrity and exercise objectivity and professional skepticism, ताकि तुम कैसे एक्ट करो? ऑनेस्टी के साथ एक्ट करो, ताकि तुम एक्सरसाइज कर पाओ अपनी ऑब्जेक्टिविटी को, अनबाइज्ड रह के काम कर सको और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को यूज कर पाओ। ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है कि आपको अलर्ट रहना है थ्रू आउट द ऑडिट। इसको हम ब्रीफ में आगे डिस्कस करेंगे। समझ में आया कि माइंड की इंडिपेंडेंस क्या, कि आपका दिमाग के ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। ये एक स्टेट ऑफ माइंड है जहां पे तुम अपने ओपिनियन को बिना किसी प्रेशर के एक्सरसाइज कर पाते हो, अपनी जजमेंट को बिना किसी के इन्फ्लुएंस के अप्लाई कर पाते हो। सिंपल, राइट? फिर आता है दूसरा, दैट इज इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस का सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई एक थर्ड बंदा दूर से खड़ा होके देखे तो उसको तुम इंडिपेंडेंट नजर आनी चाहिए। मतलब एक ऐसा पर्सन जो तुमसे रिलेटेड नहीं है, अगर वो भी देखे, मतलब तुम ऑडिटर हो, ठीक है, तुम किसके ऑडिटर हो? रिलायंस के। तो मैं हूं एक थर्ड पर्सन, मेरा ना रिलायंस से लेना देना है, मेरा ना तुमसे लेना देना है। अगर मैं देखूं कि जिस वे से तुम रिलेटेड हो रिलायंस से, तो मुझे तुम्हें इंडिपेंडेंट दिखाई देनी चाहिए। दैट इज नोन एज द इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस, राइट? यही यहां पे लिखा है कि इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर हैज नॉट ओनली टू एग्जिस्ट इन फैक्ट बट ऑल्सो टू अपीयर टू सो एग्जिस्ट टू ऑल द रीजनेबल पर्सन। कि भाई जो बाकी के लोग हैं उनको भी ऑडिटर इंडिपेंडेंट दिखाई देना चाहिए। कैसे? सबसे पहले, द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिटर एंड हिज क्लाइंट शुड बी सच दैट, आपके ऑडिटर का और आपके क्लाइंट के बीच का रिश्ता ऐसा होना चाहिए। ही मतलब यहां पे लिखो, ही मतलब कौन? ऑडिटर। ही मतलब क्या? ऑडिटर।
इज हिमसेल्फ सेटिस्फाइड अबाउट हिज इंडिपेंडेंस, कि भाई एक तो आपके ऑडिटर को भी पता होगा कि वो इंडिपेंडेंट है। उसको कैसे पता होगा? कि उसका जो हमने थ्रेट्स ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़े हैं, अगर उसको पहले से पता है कि उसका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है या उसका कोई सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, तो उस केस में वो इंडिपेंडेंट है ही नहीं। तो ये पॉइंट कहता है कि आपके ऑडिटर का और आपके क्लाइंट का रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि आपके ऑडिटर को पहले से पता कि वो इंडिपेंडेंट है। दूसरा, no unbiased person would be forced to the conclusion that on an objective assessment of the circumstances there is likely to be an abridgment of the auditor's independence। ये कहता है दो चीजें देखनी है आपको जब आप देख रहे हो कि इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस है या नहीं। क्या करना है आपको आप यहाँ पे साइड पे जो मैं बना रही हूँ ना, यहाँ पे चार्ट, आप यहाँ पे इस चार्ट को बना लो नीचे जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ। क्या जब आप ये देख रहे हो, क्या देख रहे हो? इंडिपेंडेंस बनाओ प्लीज, इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस, क्योंकि इसकी वर्डिंग ऐसे बाद में फिर आप कंफ्यूज हो गए। इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस देख रहे हो तो आपको दो चीजें देखनी है। क्या? फर्स्टली आपको दो चीजें देखनी है। क्या? सबसे पहले लिखो द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिटर एंड क्लाइंट। आपके ऑडिटर और क्लाइंट का बीच का जो रिश्ता है शुड बी सच दैट। ठीक है, जब आप इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस देखोगे तो आप क्या देखोगे? द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिटर एंड क्लाइंट शुड बी सच दैट, फर्स्टली, पहली चीज फर्स्टली एंड सेकेंडली, ये बना लेना वहां पे डायग्राम, फर्स्टली एंड सेकेंडली। फर्स्टली क्या देखोगे? दैट द ऑडिटर हिमसेल्फ बिलीव्स टू बी इंडिपेंडेंट, कि वो खुद भी उसको पता है कि वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है। दूसरा नो बायस्ड और नहीं, ऐसे मत लिखो। सेकेंडली, देयर शुड नॉट बी एनी circumstance लिख लेना यार स्पेलिंग, circumstance, कोई भी ऐसे circumstance सिचुएशन लिख लो। चलो, there should not exist any situation, कोई ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए which will force a third party, या आप कह सकते हो एक अनबाइज्ड पर्सन to believe that the objectivity of auditor has been compromised। समझ में आया? ये दो बातें आपको लिखनी है बस यहाँ पे। इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस, ये सेंटेंस कैसे बनाओगे? इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस, एरो लगाओ यहाँ पे, implies दैट रिलेशनशिप, देख ऐसे, सबसे पहले इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस implies दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिटर एंड क्लाइंट शुड बी सच दैट, पहला पॉइंट, फर्स्टली एंड सेकेंडली, दैट द ऑडिटर हिमसेल्फ बिलीव्स टू बी इंडिपेंडेंट, कि भी उसको खुद को पता कि वो भी इंडिपेंडेंट है। दूसरा पॉइंट, देयर शुड नॉट बी एनी सिचुएशन, यहां पे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होनी चाहिए विच विल फोर्स अ थर्ड पार्टी, जो एक थर्ड पार्टी या कोई अगर कोई इंडिपेंडेंट पर्सन है उसको फोर्स करेगा इस चीज को बिलीव करने में कि जो आपके ऑडिटर की ऑब्जेक्टिविटी है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हुई है, ऐसी कोई सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए। यही चीज आपको यहां पे लिखनी है। आपको ये सारी चीजें बेशक यहाँ पे काट देनी है, कोई जरूरत नहीं है, आप इनको रीड करके छोड़ दो। एमसीक्यू में कोई लाइन आती है यहाँ से लिखी हुई तो आप क्या कर सकते हो, इनको
पढ़ सकते हो कि आप वहां पे आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये कौन सी इंडिपेंडेंस है, अपीयरेंस की इंडिपेंडेंस है। अदरवाइज यहां से आपको ये याद नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ भी लोगे तो भी आपको ये वर्ड्स नहीं याद होंगे। आपको यही चीज याद करनी है, यही कि इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस इंप्लाइज that the relationship between auditor and client should be such that firstly and secondly। ठीक है, ये आप दूसरी लाइन लिखोगे, पहली लाइन ये लिखोगे कि इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर नॉट टू एग्जिस्ट इन फैक्ट बट ऑल्सो टू एक्सिस्ट, सच एग्जिस्ट टू ऑल दी रीजनेबल पर्संस। उसके बाद आप ये लाइन लिखोगे। ठीक है, समझ में आ गया? यहां पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है, प्लीज मैं आपको बता रही हूं, आपको वही लिखना है। ये वाली लाइन आप सिर्फ रीड करके छोड़ देना, लिखोगे टॉपिक में वही लाइन जो मैंने आपको लिखवाई है, वरना आपको ये याद भी नहीं होगी क्या लिखा है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। आपको इंडिपेंडेंस समझ में आ गई, डेफिनेशन समझ में आ गई, दो टाइप्स होते हैं, ये समझ में आ गया क्या लिखना है। मैं टाइम इसलिए लगा रही हूं क्योंकि मैं आपको साथ साथ में बता रही हूं कि आपको चीजें लिखनी क्या है, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू नो राइट नाउ ओनली कि आपको पेपर में क्या याद करना है, कितना याद करना है, कैसे याद करना है। कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए आपके दिमाग में, राइट। मैंने आपको ये थ्रेट टू इंडिपेंडेंस वाला टॉपिक भी मैं आपको करा चुकी हूं, यस। थ्रेट टू इंडिपेंडेंस मतलब वो सारी सिचुएशन जो एक ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को हैम्पर कर सकती हैं, राइट। कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती हैं, मैंने आपको बताया था। सबसे पहला थ्रेट कौन सा है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ये थ्रेट कब होता है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अकर व्हेन एन ऑडिटिंग फर्म, जब आपका ऑडिटर इंडिविजुअल हो या फर्म हो, या इसका पार्टनर या उसके एसोसिएट को कोई भी बेनिफिट हो सकता है फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द ऑडिट क्लाइंट। मैंने आपको क्या बोला था कि जब आपके ऑडिटर का आपके क्लाइंट के अंदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो वहां पे एक थ्रेट राइज होता है जिसको कहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। यहां पे कैसे वर्ड यूज है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट तब होगा जब आपका ऑडिटर, ये ऑडिटर ही है, ये सारे वर्ड्स क्या है? ऑडिटर ही है। मतलब जहां पे आपका ऑडिटर में क्या क्या चीजें आएंगी? ऑडिटर में आएगा आपका ऑडिट फर्म के अंदर क्या होंगे? उनके पार्टनर्स और उनके एसोसिएट्स। तो यही बात यहां पे लिखी है कि आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट तब अराइज होगा जब आपका ऑडिटिंग फर्म, आपका पार्टनर या एसोसिएट का कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट होगा। कहां पे? आपके क्लाइंट के अंदर। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज, क्या क्या एग्जांपल्स हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि राइट डाउन दी टाइप्स ऑफ थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। एग्जाम में आपको कोई एक पर्टिकुलर थ्रेट का नाम लिया जाएगा और आपको उसका मतलब बताना है और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स बताने हैं, राइट। या आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर्टिकुलर पॉइंट से, आपको सिचुएशन दे दी जाती है और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये कौन सा थ्रेट है। ठीक है, आपको ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको वहां पे आइडेंटिफाई करना पड़ता है उस पर्टिकुलर सेंटेंस में कि ट्रू है या फॉल्स है, फिर आपको रीजन देना पड़ता है कि ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। तो इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक से अलग अलग जगह पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, डायरेक्टली ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि सारे के सारे थ्रेट बताओ इंडिपेंडेंस के। ओके, सबसे पहला थ्रेट कौन सा है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ये मैंने बताया। एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? नंबर 1, अगर आपका डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है या कोई इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है क्लाइंट के अंदर। आपका मतलब क्या? आपके ऑडिटर का, राइट। उसके साथ साथ कोई लोन या गारंटी आपने अपने क्लाइंट को दिया है या कोई लोन या गारंटी अपने क्लाइंट से लिया है। दो वर्ड है यहाँ पे, टू और फ्रॉम द कंसर्न क्लाइंट। तो आपने कोई लोन अपने क्लाइंट को दिया तो भी आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, कोई गारंटी अपने क्लाइंट को दिए तो भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, दिया नहीं है लोन और गारंटी ली है तो भी आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। तीसरा पॉइंट, अनड्यू डिपेंडेंस ऑन द क्लाइंट फीस एंड हैंस कंसर्न अबाउट लूजिंग द एंगेजमेंट। क्या कह रहा है कि आप अपने क्लाइंट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो। क्या कह रहे हो? आप अपने क्लाइंट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो। आप कीवर्ड हाईलाइट करो यहाँ पे। डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, कोई इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, कोई लोन या गारंटी है टू और फ्रॉम योर क्लाइंट, राइट। उसके साथ साथ अनड्यू डिपेंडेंट हो आप अपने क्लाइंट की फीस के ऊपर। कैसे? मैंने आपको बोला कि आपके पास रिलायंस आया कि मेरी ऑडिट कर दो। आपके पास कोई और क्लाइंट नहीं है, सिर्फ रिलायंस ही इकलौता क्लाइंट है।
तो अब अगर आपको कोई भी गलती मिलेगी रिलायंस के अगेंस्ट, तो आप उस गलती को रिलायंस कंपनी को बताने से पहले, उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट का हिस्सा बनाने से पहले आप 4 बार सोचोगे। आपको लगेगा यार अगर ये रिलायंस कंपनी की मैनेजमेंट बुरा मानेगी तो अगली बार मुझे अपॉइंट नहीं करेगी। तो जब आप किसी क्लाइंट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो ना, आपको पता है कि आपका एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फीस आ रहा है उससे, तो आपकी वहां पे ऑब्जेक्टिविटी हैम्पर हो जाती है, इंडिपेंडेंस हैम्पर हो जाती है। तो ये पॉइंट यहाँ पे ये लिखा है। फिर कहता है आपका क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है, आपका बहुत ज्यादा बिजनेस रिलेशनशिप क्लोज है अपने क्लाइंट के साथ, ठीक है। तो यहां से भी क्या होगा, आपका एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट डेवलप होगा आपके क्लाइंट के अंदर, ओके। उसके साथ साथ आप पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट सीख कर रहे हो अपने क्लाइंट से। मतलब आपको लगता है यार कि आज मैं इसकी ऑडिट कर रहा हूं, अगर मैं इसको साफ सुथरी रिपोर्ट बना के दे दूं तो फ्यूचर में भी मेरे पास ही आएगा, तो आप पोटेंशियली उसके साथ काम करना चाहते हो, इस वजह से भी आपका एक इंटरेस्ट है वहां पे, तो सेल्फ इंटरेस्ट आ गया वहां पे, राइट। उसके साथ साथ कंटिंजेंट फी फॉर द ऑडिट एंगेजमेंट, जहां पे आपकी जो ऑडिट की फी है वो आपकी ऑडिट कि रिपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब जब आपकी ऑडिट खत्म हो जाएगी उसके बेसिस पे आपको आपकी फीस मिलेगी। तो आपको पता है कि अगर आपने गलत ओपिनियन दिया तो आपकी हो सकता है आपको फी ना मिले। तो ये सारे रीजंस की वजह से एक थ्रेट अराइज होता है। ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं आप सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ये सारे एग्जांपल्स आपको याद करने हैं। सबसे पहला एग्जांपल क्या है, डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट होगा आपका क्लाइंट में या इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। दूसरा, अगर आपने अपने क्लाइंट को लोन या गारंटी दी है या उससे लोन या गारंटी ली है। तीसरा, आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो अपने क्लाइंट के ऊपर फीस को लेकर। चौथा, आपका बिजनेस रिलेशनशिप बहुत क्लोज है अपने क्लाइंट के साथ। पांचवा, आप पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट सीख करते हो अपने क्लाइंट से, या फिर आपकी जो फी है वो कंटिंजेंट है, मतलब इट इज डिपेंडेंट अपॉन द आउटकम ऑफ द ऑडिट। तो उस केस में भी आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट वहां पे इन्वॉल्व होता है, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट थ्रेट, दैट इज सेल्फ रिव्यू थ्रेट। कौन सा थ्रेट है ये, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। मैंने आपको बताया था कि सेल्फ रिव्यू थ्रेट कहां पे अकर होगा। सेल्फ रिव्यू थ्रेट वहां पे अकर होता है व्हेन ड्यूरिंग अ रिव्यू ऑफ एनी जजमेंट और कंक्लूजन रीच्ड इन अ प्रीवियस ऑडिट और नॉन ऑडिट एंगेजमेंट, और व्हेन अ मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम वाज प्रीवियसली अ डायरेक्टर और अ सीनियर एम्प्लॉय ऑफ द क्लाइंट। सिंपल सी बात कह रहा है कि सेल्फ रिव्यू थ्रेट तब अराइज होता है जब तुम रिव्यू कर रहे हो, व्हेन ड्यूरिंग अ रिव्यू ऑफ एनी जजमेंट और कंक्लूजन रीच्ड इन अ प्रीवियस ऑडिट। मतलब देखो, पिछली बार भी तुमने ही ऑडिट करी थी, पिछली बार तुमने ही ऑडिट करी थी, जो तुम्हारी कंक्लूजन लास्ट टाइम थी, उसी कंक्लूजन को, या जो तुम्हारी ऑब्जर्वेशन थी उसी कंक्लूजन को इस बार तुम ही खुद ही रिव्यू कर रहे हो, या तुमने ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, तुम ही उसका रिव्यू कर रहे हो, या फिर तुम्हारी जो टीम है जो ऑडिट करने आई है उस टीम का कोई मेंबर, या मैंने तुमको एग्जांपल दिया था पार्टनर, पार्टनर उस कंपनी का, जिस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम चेक कर रहे हो उस कंपनी का एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेल्फ रिव्यू थ्रेट यहां पे अराइज होगा, ठीक है। यहां पे आगे क्या लिखा है, और व्हेन अ मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम, कि कोई ऑडिट टीम का मेंबर वाज प्रीवियसली द डायरेक्टर और सीनियर एम्प्लॉय ऑफ द क्लाइंट। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मान लो ABC लिमिटेड की तुम ऑडिट कर रहे हो, किसकी ऑडिट कर रहे हो, ABC लिमिटेड की ऑडिट कर रहे हो। ये मान लो एंगेजमेंट टीम है तुम्हारी, एंगेजमेंट टीम मतलब ऑडिट टीम। तो ये ऑडिट टीम है, यहाँ पे एक बंदा है जो इस ऑडिट टीम का मेंबर है जिसका नाम है मिस्टर ए। ये मिस्टर ए पहले ABC लिमिटेड में डायरेक्टर था, ठीक है। ये सीए है मिस्टर ए। यहां से छोड़कर ये यहां पे आ गया, यहां पे मतलब क्या, आपकी मेसर्स ABC एंड कंपनी में आ गया, जो आपके ऑडिटर हैं ABC लिमिटेड के। अब क्योंकि ये मिस्टर ए पहले ABC लिमिटेड में डायरेक्टर था तो इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में ये भी इन्वॉल्व रहा होगा, तो जिसकी वजह से एक सेल्फ रिव्यू थ्रेट हो जाएगा, क्योंकि जहां पे मेकर ही चेकर है वहां पे ये थ्रेट राइज होता है, ठीक है। तो ये थ्रेट कब राइज होगा, जहां पे मेकर ही आपका चेकर है। एग्जाम्पल्स कौन कौन से होंगे इस थ्रेट के, एग्जाम्पल्स वुड बी व्हेन एन ऑडिटर हैविंग रिसेंटली बीन अ डायरेक्टर और सीनियर ऑफिसर ऑफ द कंपनी। मैंने आपको एग्जांपल दिया है यहाँ पे, ये एंगेजमेंट टीम का मेंबर है, लेकिन जहां पे आपका ऑडिटर
मैंने पहले जो आपको एग्जांपल दिया था डिस्कशन में, वहां पे मैंने बोला था कि आपका पार्टनर यहाँ पे डायरेक्टर था, तो यही बात यहाँ पे लिखी है। उसके बाद दूसरा कहता है जब आपका ऑडिटर परफॉर्म करता है सर्विसेज दैट आर देमसेल्व्स सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ऑडिट। ये भी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई और आप ही उसकी चेकिंग कर रहे हो। मतलब जब आपका ऑडिटर परफॉर्म करता है सर्विसेज, सर्विसेज मतलब क्या, जब आपका ऑडिटर कर रहा है ऑडिट, किसकी ऑडिट, उस सब्जेक्ट मैटर की, उस इंफॉर्मेशन की ऑडिट जो उसने खुद बनाई है, तो वो भी क्या होगा, सेल्फ रिव्यू थ्रेट होगा। राइट, मूविंग फॉरवर्ड टू थर्ड थ्रेट दैट इज एडवोकेसी थ्रेट। तीसरा थ्रेट कौन सा है, एडवोकेसी थ्रेट है। एडवोकेसी थ्रेट क्या कहता है, ये कब होता है, इट अकर्स व्हेन एन ऑडिटर प्रमोट्स और प्रिसीव्ड टू प्रमोट। एडवोकेसी का मतलब होता है किसी के बिहाफ पे बोलना, किसी को प्रमोट करना। एडवोकेसी थ्रेट तब होगा जब आपका ऑडिटर अपने क्लाइंट को प्रमोट करता है, उस हद तक अपने क्लाइंट के ओपिनियन को प्रमोट करता है, टू अ पॉइंट, उस हद तक जहां पर वेयर पीपल में बिलीव की ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई है, कि मतलब अब आपका ऑडिटर बायस हो गया। समझ में आया? एडवोकेसी थ्रेट अकर्स जब आपका ऑडिटर अपने क्लाइंट को उस हद तक प्रमोट करता है कि जहां पे एक इंडिपेंडेंट बंदा दूर से देखकर कह सकता है कि ऑब्जेक्टिविटी हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, जहां पे आपका ऑडिटर डील करता है विद द शेयर और सिक्योरिटीज ऑफ द ऑडिटेड कंपनी। मतलब आपका जो ऑडिटर है वो आपकी कंपनी के शेयर की डीलिंग कर रहा है। राइट, दूसरा आपका जो ऑडिटर है वो आपके क्लाइंट को किसी लिटिगेशन में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस केस में भी ये थ्रेट अराइज हो सकता है। राइट, फिर आता है फेमिलियरिटी थ्रेट। फेमिलियरिटी थ्रेट के नाम में ही उसका मतलब है। फेमिलियरिटी थ्रेट का मतलब क्या हुआ, इस थ्रेट का मतलब हुआ कि ये कब होंगे, व्हेन योर ऑडिटर्स फॉर्म रिलेशनशिप विद द क्लाइंट वेयर दे एंड अप बीइंग टू सिंपैथेटिक टू द क्लाइंट इंटरेस्ट। जब आपका अपने क्लाइंट के साथ एक ऐसा रिश्ता बन जाता है कि आप क्लाइंट के साथ ओवर सिंपैथेटिक हो जाते हो, इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हो। जैसे मैंने बोला कि आप बहुत लंबे टाइम से एक ही क्लाइंट की ऑडिट कर रहे हो, राइट, या फिर आपका फ्रेंड है जिसकी आप ऑडिट कर रहे हो, तो वहां पे एक फेमिलियरिटी आ जाती है आपके और आपके क्लाइंट के बीच में, जिसकी वजह से ये थ्रेट अराइज होता है। राइट, तो ये कब होता है, व्हेन योर ऑडिटर फॉर्म रिलेशनशिप, जब आपका ऑडिटर ऐसे रिश्ते बनाता है क्लाइंट के साथ जहां पे दे एंड अप बीइंग कमिंग टू सिंपैथेटिक, मतलब आप अपने क्लाइंट के साथ सिंपैथेटिक होगे। राइट, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, नंबर 1, क्लोज रिलेटिव ऑफ द ऑडिट टीम वर्किंग इन द सीनियर पोजीशन इन द क्लाइंट कंपनी। मतलब आपकी जो एंगेजमेंट टीम का कोई मेंबर है, उसका रिश्तेदार, क्लोज रिश्तेदार, मान लो उसका भाई, उसकी बहन आपकी कंपनी की सीनियर पोजीशन में काम कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो अगर आपको कोई गलती मिलेगी तो वो बोलेगी भैया यार क्या बात है ना, आप प्लीज इस गलती को ऐसे तो मत दिखाओ रिपोर्ट में। तो ये क्या है, ये थ्रेट है इंडिपेंडेंस के ऊपर, तुम्हारा फेमिलियरिटी थ्रेट। दूसरा, former partner of the audit firm being a director or senior employee of the client। कहता है कि तुम्हारी फर्म का ये उल्टी सिचुएशन है, ऊपर से पहले कोई मिस्टर ए है, यहां पे समझो मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए क्या है, मेसर्स ए बी सी एंड कंपनी, ये क्या है तुम्हारी, ये तुम्हारे ऑडिटर हैं। ठीक है, मिस्टर ए यहां पे पार्टनर था, यहां पे पार्टनर है नहीं, यहां पे पार्टनर था, इसने छोड़ दी है प्रैक्टिस, कहता है मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा, अब ये चला गया है ए बी सी लिमिटेड के अंदर, अब यहां पे ये जॉब करता है। ठीक है, और यहां पे ये अच्छी खासी डायरेक्टर की पोजीशन पे है। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये इंगेजमेंट टीम आएगी, ये एबीसी कंपनी, एबीसी कंपनी मतलब मैसर्स एबीसी एंड कंपनी, ये आपकी एबीसी लिमिटेड की ऑडिट करने आएगी और ये देखेंगे कि ये तो हमारी जान पहचान का बंदा यहाँ पे काम कर रहा है, तो इनमें जान पहचान है तो क्या होगी, फेमिलियरिटी थ्रेट आ गया ना। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि आपका कोई फॉर्मर पार्टनर है, फॉर्मर मतलब कोई पहले आपकी फर्म के अंदर पार्टनर था, अब वो क्या है, डायरेक्टर है या सीनियर एम्प्लॉय है आपके क्लाइंट का। ठीक है, तो उन दोनों में जान पहचान होगी, जिसकी वजह से फेमिलियरिटी थ्रेट आएगा। उसके बाद आपके और आपके क्लाइंट के बीच में बहुत लंबे टाइम की एसोसिएशन है,
काफ़ी सालों से आप ही काम कर रहे हो, या आप ऑडिट नहीं करते थे पहले, कोई और टाइप का काम करते थे उसका, लेकिन आप काफ़ी टाइम से अपने क्लाइंट को जानते हो, जिसकी वजह से भी एक रिलेशनशिप बन जाता है क्लाइंट के बीच में और आपके ऑडिटर की वजह से, ऑडिटर के बीच में, जिसकी वजह से एक थ्रेट राइज होता है, राइट। उसके बाद कहता है एक्सेप्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट गिफ्ट और हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम द क्लाइंट कंपनी। आप अगर महंगे महंगे गिफ्ट लोगे अपने क्लाइंट से, है ना, अपने उस क्लाइंट के डायरेक्टर से या उसके एम्प्लॉय से, तो जिसकी वजह से भी, मान लो दिवाली आ गई, है ना, दिवाली आई तो दिवाली पे आपको बहुत बड़ा कुछ अच्छा गिफ्ट भेज दिया आपके क्लाइंट ने, तो आप खुश हो जाओगे। दिवाली जैसे खत्म हुई, आप गए ऑडिट करने के लिए, तो अब आपको गलती मिल गई, मान लो कोई फ्रॉड मिल गया, तो आप बोलोगे यार मैनेजमेंट को कि ये क्या किया हुआ आपने। मैनेजमेंट आपको देखेगी उन नज़रों से कि मैंने आपको अभी तो गिफ्ट भेजा था, हैं आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो। तो आप समझ रहे हो, तो एक शर्म आ जाती है आदमी के अंदर कि मैंने इसका गिफ्ट एक्सेप्ट किया है, अब मैं जाके इसके ऊपर ऐसे बात करूंगा, तो आपकी टोन ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, इससे भी आपकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज होगी, राइट। अगला थ्रेट क्या होता है, नेक्स्ट थ्रेट इज इंटिमिडेशन थ्रेट। अगला थ्रेट क्या होगा, इट इज इंटिमिडेशन थ्रेट। ये थ्रेट क्या कहता है, कब होता है ये थ्रेट, दिस थ्रेट अकर्स when auditors are deterred from acting objectively with an adequate degree of professional skepticism। जब आपके ऑडिटर को रोका जाता है, मतलब ही इज प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली, कि वो अनबाइज्ड रह के काम कर सके। मतलब कोई ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट करती है कि वो प्रिवेंट करती है आपके ऑडिटर को कि वो अनबाइज्ड रह के काम नहीं कर सकता। कैसे, किन वेज के अकॉर्डिंग हो सकता है। नंबर 1, थ्रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ओवर डिसएग्रीमेंट विद द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मान लो आप कहते हो आप डेप्रिसिएशन चेक कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, आप चेक करो डेप्रिसिएशन। आपने जो मेथड यूज किया डेप्रिसिएशन लगाने के लिए, आपने नहीं, सॉरी, आपके क्लाइंट ने जो मेथड यूज किया डेप्रिसिएशन लगाने के लिए, वो किया है एसएलएम, ठीक है। आपको ऐसा लगता है यार ये एसएलएम गलत मेथड है, आपको डब्ल्यूडीवी लगाना चाहिए, आपको इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करके डेप्रिसिएशन लगानी चाहिए। आप मैनेजमेंट को बोलते हो क्या, कि आपको एसएलएम के हिसाब से डेप्रिसिएशन नहीं लगानी चाहिए, आपको डब्ल्यूडी के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगानी चाहिए। तो ये मान लो ये मैनेजमेंट का बंदा है, तो ये मैनेजमेंट का बंदा इज गेटिंग एंग्री, ठीक है। तो आपने इसको बोला कि आप इस डेप्रिसिएशन के मेथड को चेंज करो। अब इसको आ गया गुस्सा, ये कहता है ऐसे कैसे तुम मुझे कुछ भी एडवाइस कर रहे हो, मैं तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ, मैं कैसे, तुम मुझे कैसे एडवाइस कर रहे हो, ठीक है। तो अब ये तुम्हारे मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच में एक डिसएग्रीमेंट हो गया। क्या हो गया, एक डिसएग्रीमेंट। और अब तुम्हें, तुम्हारा जो ये मैनेजमेंट है धमकी दे रही है कि हम तुम्हें हटा देंगे ऑडिट से। तो ये क्या क्रिएट कर रहा है, ये तुम्हारे ऑडिटर के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा क्लाइंट है उस पोजीशन में कि तुम्हारे ऊपर प्रेशर डाल सकता है। जैसे कि तुम नए ऑडिटर हो और वो क्या है, तुम्हारा एग्जिस्टिंग जो तुम्हारा रिलायंस एंटिटी है वो बहुत टाइम से बिजनेस में, एक बहुत प्रॉफिटेबल, बहुत नामी जानी कोई कंपनी है, ठीक है। तो इससे तुम इंटिमिडेट हो सकते हो। तो यही थ्रेट होता है तुम्हारा इंटिमिडेशन थ्रेट। दूसरा पॉइंट कहता है प्रेशर टू डिसप्रपोर्शनेटली रिड्यूस द वर्क इन रिस्पॉन्स टू रिड्यूस ऑडिट फी। वो कहता है, या फिर तुम्हारा क्लाइंट कह सकता है कि आप ना अपना काम कम कर दो, हम आपकी फी कम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, तुम्हारा जो तुम्हारा क्लाइंट है तुम्हारे ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। उसके साथ साथ तुम्हारा क्लाइंट तुम्हें धमकी दे सकता है कि मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। तो ये सारी सिचुएशन तुम्हारे ऑडिटर के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करती है, इंटिमिडेट करती है तुम्हारे ऑडिटर को, जिसकी वजह से एक थ्रेट राइज होता है जिसको कहते हैं इंटिमिडेशन थ्रेट। अभी आपको एक चीज रियलाइज हो रही होगी कि ये सारी चीजें अभी ज्यादा टाइम ले रही है एज कंपेयर टू जितना हमने यहाँ पे डिस्कशन करी थी इस शीट के ऊपर, क्योंकि अब क्या कर रहे हैं, हम आपके कंसेप्ट के एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को पढ़ रहे हैं, और इस वजह से अभी आपको हो सकता है चीजें थोड़ी सी, ज्यादा तो नहीं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी, है ना, क्योंकि अभी क्या पत्ते खुलना शुरू होंगे। ये रेगुलर बैच है, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा।
ये रेगुलर बैच है। अगर मैं हर एक चीज़ को नहीं पढ़ाऊंगी जो आपके इंस्टीट्यूट ने आपको बुक में दी है, और जब आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको क्रैक नहीं कर पाओगे। तो मैं साथ साथ में चीज़ों को समराइज कराती हुई चलूंगी, डोंट वरी। अभी आपका ये एथिक्स का टॉपिक खत्म हो गया है, बस इसके बाद क्या है, एक सिर्फ ये सेफगार्ड टू इंडिपेंडेंस बचा है, उसके बाद ये एथिक्स का टॉपिक खत्म हो गया। कल की क्लास जब हम शुरू करेंगे, सबसे पहली चीज क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर पूरे एथिक्स को समराइज्ड वे में पढ़ेंगे। कहाँ से, मैंने आपको बिगिनिंग में ही दिखाया था एक एथिक्स का ये माइंड मैप, राइट, इस माइंड मैप से, ताकि दोबारा से तुम्हारे दिमाग में समरी क्रिएट हो जाए। अल्टीमेटली तुम्हें दो चीज आनी चाहिए अपने सब्जेक्ट में, तुम्हें टॉपिक पता होना चाहिए क्या है, ठीक है, उस टॉपिक के मेन पॉइंट्स पता होना चाहिए, और उसके अंदर क्या लिखना है तुम्हें ये पता होना चाहिए। बट उसके साथ साथ हर एक चीज जो तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने रेगुलर बुक में दी है वो भी पता होनी चाहिए, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी बने, कैसे भी बने, तुम्हें पता हो, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू बिलीव कि आपको ये सारे के सारे थ्रेट क्लियर हो चुके हैं विदाउट एनी डाउट। हाँ, आप भूलते जाओगे चीज़ों को जैसे जैसे लेक्चर्स आगे जाएंगे। ये सिर्फ इसी क्लास का नहीं होगा, तुम किसी की भी क्लास ले लो, कोई भी सब्जेक्ट की क्लास ले लो, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम रिवाइज करते रहो, पीछे वाली चीज़ों को पढ़ते रहो, चीज़ों के टच में रहो, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेफगार्ड टू इंडिपेंडेंस। कि अगर आपके ऑडिटर को पता है कि उसकी इंडिपेंडेंस के ऊपर थ्रेट है, तो वो कौन कौन से सेफगार्ड यूज करे ताकि उन थ्रेट को खत्म किया जा सके, ठीक है। यहां से भी एग्जाम में तुम 4 नंबर का एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, और कौन कौन से तुम्हें पॉइंट लिखने हैं, ये 4 पॉइंट यहाँ पे लिखने हैं। कहता है टू एड्रेस द इशू, मतलब इशू क्या होगा यहाँ पे, आपके थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। तो थ्रेट टू इंडिपेंडेंस को एड्रेस करने के लिए ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, मतलब इंस्टीट्यूट ने सिर्फ 4 पॉइंट बोले हैं कि तुम्हें ऐसे एक्ट करना है, गाइडेंस दी है, ये मैंडेटरी नहीं है कि तुम्हें ऐसे ही एक्ट करना है। दीज आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स विच नीड्स टू बी अप्लाइड। सबसे पहले कहता है इंस्टीट्यूट, फॉर द पब्लिक टू हैव कॉन्फिडेंस इन द क्वालिटी ऑफ ऑडिट। क्वालिटी ऑफ ऑडिट को हम ब्रीफ में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। कहता है अगर तुम्हें पता है कि अल्टीमेटली जो यूजर्स हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो आपकी ऑडिट को यूज करने वाले हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करने वाले हैं, तो अगर जो पब्लिक है उनका कॉन्फिडेंस बना रहे ओवर द क्वालिटी ऑफ ऑडिट, इट इज वेरी एसेंशियल दैट ऑडिटर शुड ऑलवेज बी एंड अपीयर्स टू बी इंडिपेंडेंट, कि वो माइंड से भी इंडिपेंडेंट हो और वो अपीयरेंस में भी इंडिपेंडेंट हो। पहली बात तो उसने वही लिखी जो हमने बोला, क्या, कि अगर आप चाहते हो जो यूजर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वो ऑडिट की क्वालिटी के ऊपर ट्रस्ट करें, तो हमारे ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। इंडिपेंडेंस उसकी माइंड की भी होगी और अपीयरेंस की भी होगी। दूसरा पॉइंट, बिफोर टेकिंग एनी वर्क, एक्सेप्टेंस देने से पहले, हम भी क्या पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने भी एक्सेप्टेंस नहीं दी है ऑडिट की, हम भी स्टेज 0 पे खड़े हैं। ये पॉइंट भी कहता है एक्सेप्टेंस देने से पहले एन ऑडिटर मस्ट कंसिडर वेदर इट इन्वॉल्व्स थ्रेट टू हिज इंडिपेंडेंस। उसको ये देखना पड़ेगा कि क्या कोई उसकी इंडिपेंडेंस के ऊपर थ्रेट अराइज हो रहा है कोई या नहीं। कौन कौन से थ्रेट है, जो हमने आपको अभी अभी ऊपर 5 थ्रेट बताई, ठीक है। अगर कोई थ्रेट एग्जिस्ट करता है, इफ देयर एग्जिस्ट एनी थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, ऑडिटर को आइदर डिसीज्ड मतलब लिखो यहां पे, डिसीज्ड मतलब should not accept the engagement, should not accept the audit, कि उसको ऐसी ऑडिट को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। he should desist from the task, मतलब he should not accept the audit, या फिर एलिमिनेट द थ्रेट, कि अगर आप फिर भी एक्सेप्ट करना चाहते हो तो इस थ्रेट को खत्म करो, या फिर क्या कर सकते हो, टू at the very least put in the safeguard which reduce the threat to an acceptable level, या तुम ऐसे सेफगार्ड अप्लाई करो जिससे तुम्हारा थ्रेट एक एक्सेप्टेबली लो लेवल पे आ जाए, राइट। और अगर ऑडिटर इज अनेबल टू फुल्ली इंप्लीमेंट क्रेडिबल एंड एडुकेट सेफगार्ड, देन ही मस्ट नॉट एक्सेप्ट द वर्क, कि जहां पे तुम सेफगार्ड अप्लाई नहीं कर पा रहे हो वहां पे तुम्हें अपनी ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इसको तुम डायग्राम में पता है कैसे समराइज कर सकते हो, ऐसे देखो। पहला पॉइंट क्या बोला इसने, इसको तुम बना सकते हो अपनी बुक में छोटा सा, सेफगार्ड टू इंडिपेंडेंस, सेफगार्ड टू इंडिपेंडेंस है थ्रेट टू इंडिपेंडेंस।
ओके कुछ भी लिख लो, एक ही बात है। सेफ गार्ड टू इंडिपेंडेंस, सबसे पहला पॉइंट कहता है, सबसे पहला पॉइंट, एन ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट। ऑडिटर कैसा होना चाहिए तुम्हारा, तभी मैंने बोला था एक नोटबुक लगा सकते हो। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जिसकी मैं डायग्राम्स बना रही हूँ तो तुम वहां से रेफर कर सकते हो, नहीं तो अपनी बुक में बना लो, बुक में ये जो टेबल है ना इसमें तुम्हें बहुत स्पेस मिलेगा। देन ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट, नहीं तो ऐसे स्टिकी नोट्स अपने पास रख सकते हो तुम कि अगर जहाँ पे स्पेस नहीं है वहां पे ऐसे डायग्राम बनाने के लिए यू कैन यूज दिस स्टिकी नोट्स। ट्रस्ट मी, मैं ऑडिट को बहुत अच्छे से कराऊंगी, तुम्हें बस अच्छे से करने वाला बनना होगा, राइट। तो ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंस लिखो, इंडिपेंडेंस साथ साथ लिखो, फिर बाद में राइटिंग नहीं समझ में आएगी। एंड इंडिपेंडेंस शुड बी ऑफ, ऐसे नहीं मत लिखो, शुड नॉट ओनली बी ऑफ अपीयरेंस, कि सिर्फ अपीयरेंस की इंडिपेंडेंस हो ऐसा नहीं, बट ऑल्सो बी ऑफ माइंड, माइंड की भी होनी चाहिए, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहां पे, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट, ऑडिट को एक्सेप्ट करने से पहले, ठीक है, ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर शुड इवेल्युएट, ऑडिटर को इवेल्युएट करना पड़ेगा वेदर देयर एग्जिस्ट एनी थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, क्या इंडिपेंडेंस पे कोई थ्रेट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है। दो सिचुएशन होंगी, या तो एग्जिस्ट करेगा या तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर कोई इंडिपेंडेंस पे थ्रेट नहीं है तो तुम एक्सेप्टेंस दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, एक्सेप्टेंस, गिव एक्सेप्टेंस, ठीक है। अगर कोई भी थ्रेट एग्जिस्ट नहीं करता है तो तुम एक्सेप्टेंस दे दो। लेकिन अगर इंडिपेंडेंस पे थ्रेट एग्जिस्ट करता है, इफ यस, अगर एग्जिस्ट करता है, देन ऑडिटर शुड, सबसे पहले कहता है फर्स्ट डिसीस्ड फ्रॉम एक्सेप्टिंग सच, डिसीस्ड फ्रॉम एक्सेप्टिंग सच इंगेजमेंट, ऐसे इंगेजमेंट को एक्सेप्ट मत करो, ठीक है। सेकंड एंड इफ यू स्टिल वांट टू एक्सेप्ट इट, अगर तुम्हें फिर भी एक्सेप्ट करनी है, देन अप्लाई safeguard to mitigate threat, कि उसको खत्म करने के लिए सेफगार्ड अप्लाई करो, और टू रिड्यूस इट टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल, ठीक है। तो ये तुम्हारे पॉइंट है यहाँ पे, देखो सबसे पहले सेफगार्ड टू इंडिपेंडेंस में ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पहला पॉइंट। इंडिपेंडेंस उसकी माइंड की भी होनी चाहिए और इंडिपेंडेंस उसकी अपीयरेंस की भी होनी चाहिए। और ऑडिट को एक्सेप्टेंस देने से पहले ऑडिटर को इवेलुएट करना पड़ेगा, क्या कोई थ्रेट टू इंडिपेंडेंस एग्जिस्ट करते हैं। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो सबसे पहले तो कहता है कि ऐसी ऑडिट को तुम्हें एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। तुम फिर भी एक्सेप्ट करना चाहते हो तो सेफगार्ड टू ऑडिट, सेफगार्ड टू इंडिपेंडेंस अप्लाई करो, ताकि तुम इन थ्रेट को मिटिगेट कर सको। अगर मिटिगेट नहीं कर सकते तो रिड्यूस कर सको टू मिटिगेट कर सको इन थ्रेट्स को टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल, ठीक है। और अगर इनको मिटिगेट करना पॉसिबल नहीं है, इफ कैन नॉट बी मिटिगेटेड, देन डू नॉट एक्सेप्ट सच एन एंगेजमेंट, तो मत एक्सेप्ट करो ऐसे एंगेजमेंट को। ये पॉइंट तुम्हें लिखने हैं, ऐसे तुम इसको चार्ट की फॉर्म में समराइज कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन समराइज इट इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ओके। क्योंकि इसमें हेडिंग सब हेडिंग नहीं थी तो ये चार्ट बना दिया मैंने, तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और व्हाट्सोएवर। देखो सबसे पहले
मैं 2 सेकंड के लिए पॉज करूँ ताकि तुम स्क्रीनशॉट ले लो। ये 2 पॉइंट, पहला पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। अगर थ्रेट एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्टेंस दे दो। एग्जिस्ट करते हैं तो 2 चीज़ें करनी, सबसे पहले तो एक्सेप्ट ही मत करो। अगर फिर भी एक्सेप्ट करना है तो तुम सेफगार्ड अप्लाई करो ताकि तुम मिटिगेट कर सको या उसको एक लो लेवल तक लेकर आ सको। अगर तुम मिटिगेट नहीं कर पाओगे तो ऐसी इंगेजमेंट को तुम्हें एक्सेप्टेंस नहीं देनी है। ये तुम्हारा डायग्राम है, ठीक है। कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, ये तुम्हारा यहाँ तक टॉपिक डन है। अब इसके बाद कल जब हम इस क्लास को शुरू करेंगे तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से शुरू करेंगे और उसके बाद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को डिस्कस, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में इसी क्लास में डिस्कस कर देती हूँ क्योंकि फिर ऐसे नंबर 210 से हम अगली क्लास को शुरू करेंगे एक फ्रेश बिगिनिंग से, राइट। तो ऐसे नंबर नहीं, सॉरी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है, बट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को करने में लगेंगे 30 मिनट। 30 मिनट इतनी ज़्यादा? हाँ, 20 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे। मैं इससे ज़्यादा कभी भी किसी टॉपिक को नहीं कराती, ठीक है, क्योंकि मुझे एग्जाम्पल देने हैं। तो इसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस चैनल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये क्लास भी आई थिंक ओपन ही रहेगी। हाँ, ये क्लास भी ओपन रहेगी। इसके बाद जो अगले वाला चैप्टर आएगा मोस्ट प्रोबेबली वो क्लास भी ओपन रहेगी। उसके बाद चैनल पे क्लासेस आना बंद हो जाएंगी। तो अगर आपको क्लासेस बाय करनी है तो यू हैव टू बाय इट नाउ ओनली, राइट। एंड ऑल्सो क्योंकि हम इस मटीरियल को यूज़ करना शुरू कर दिया है तो अब आपको ये क्लासेस बाय कर लेनी चाहिए। ओके, अगर बाय करनी है, नहीं करनी है तो आप देखते रहो जब तक ओपन है, अपना दिमाग बनाते रहो, उसके बाद आपकी मर्जी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस चैनल। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। जो ओपन नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सो हैव अ ग्रेट डे और नाइट। हाँ, एक और बात, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि चीज़ें फैल गई हैं। चीज़ें फैली नहीं हैं, चीज़ों को फैलाया गया है जानबूझ के, क्योंकि आपको बीच में लेकर जा रहे हैं हम टॉपिक के। लेकिन जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इनफैक्ट कल ही हम इसको समराइज कर लेंगे, तो आपके दिमाग में फिर से दोबारा से तुम्हारे दिमाग में मैप बैठ जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। जब पूरा चैप्टर भी खत्म होगा तो भी हम चीज़ों को समराइज करेंगे। सो आपको चीज़ों को लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं कि चीज़ें फैल गई हैं, ठीक है। और क्योंकि अगर मैं चीज़ों को फैलाऊंगी नहीं, आपको बीच में नहीं लेकर आऊंगी, बीच में नहीं लेकर जाऊंगी टॉपिक के, तो आपकी जो नरिशमेंट है वो नहीं हो पाएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो पाएगी। अब आपको मैं एक होमवर्क देती हूँ जाने से पहले, प्लीज़ ये होमवर्क करना, प्लीज़ ये होमवर्क करना। जो चीज़ें मैंने आपको बोली हैं वो चीज़ें आप पढ़ के आना, आपको याद करने को कोई नहीं बोल रहा है। ऑल्दो मुझे पूरा यकीन है कि हमने जितना भी डिस्कस किया आपको उसका एट लीस्ट, इतना मेरा मानना है, 50 से 60% चीज़ें तो याद हैं, ठीक है। एक बार अभी पढ़ लोगे तो वो हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। आपको सिर्फ रिवाइज करने के लिए कितना टाइम देना है, सिर्फ कितना टाइम देना है, हार्डली 30 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1-1.5 घंटे की क्लास को रिवाइज करने के लिए मैंने 30 मिनट बहुत ज़्यादा बोल दिए तुम्हें, कंसिडरिंग जितना मैं खुद रिवाइज कराती हूँ क्लास में, ठीक है। तो अगर आप 30 मिनट भी नहीं दे सकते ना तो 15 मिनट दे दो, इतना टाइम मांग रही हूँ। अगर आप साथ साथ में 15 मिनट दे के पढ़ोगे ना, ट्रस्ट में दिस सब्जेक्ट विल बिकम लाइक अ केक वॉक टू यू, ठीक है। सो इतना कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस चैनल, या अगर आप अपने लैपटॉप्स पे देख रहे हो तो भी प्लीज़ 15 मिनट, ठीक है। सो बाय बाय, सी यू इन अनदर क्लास। वीडियो को लाइक करके जाना अगर चैनल पे देख रहे हो तो। सी यू।